अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जहां अमेरिका के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, वहां उसके जो सबसे बड़ा नेबर है कनाडा, उसके साथ इसने एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जिसमें मतलब समझ नहीं आ रही कि मामलात कहाँ बैठेंगे। इसने इलेक्शन जीतने के फौरन बाद एक नक्शा इशू किया था अमेरिका का, जिसमें कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया था। और ये अपनी स्पीचेस में कनाडा को अमेरिका की 51st स्टेट कहता था और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कहता था, प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता था, यानी इसकी अमेरिका की स्टेट का एक गवर्नर। जस्टिन ट्रूडो जब तक था तो वो तो एक ऐसा जो कनाडा की हिस्ट्री का प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने कनाडा को आज जो बर्बादी की तरफ कनाडा जा रहा है उसमें जस्टिन ट्रूडो का हाथ है। नए प्राइम मिनिस्टर जो कार्नी साहब हैं वो बेहतर जा रहे हैं और उन्होंने रियलाइज़ कर ली थी सिचुएशन। ट्रंप का ये है कि इवन अभी 2 दिन पहले भी इसने कहा है कि इसने अपना कनाडा का मिशन यानी कनाडा को हासिल करने का, अमेरिका का पार्ट बनाने का मिशन इसने अबंडन नहीं किया। ग्रीनलैंड के बाद मैं कनाडा की तरफ जाऊंगा यानी फौज भेजेगा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के बाद जो गिरगिट की तरह इसने अपना रंग बदला है और अपना असल चेहरा दिखाया है, उसको सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी जी ने रियलाइज़ कर लिया था। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान इंडिया की 2-3 दिन की जो जंग चली थी उसमें मई के महीने में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करता रहा, मोदी जी फ़ोन नहीं उठाते थे। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पता चलता था कि डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होगा तो वो नहीं जाते थे। इसी तरह जो एक चाइना में, साउथ कोरिया में जो एक बड़ी उसमें कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ़र की थी कि तुम मेरे साथ आओ एक मीटिंग करने के लिए। मोदी जी को पता था कि वहाँ पे शहबाज शरीफ को भी बुलाएगा और ये स्कोर करने की कोशिश करेगा। मोदी जी ने एक्सक्यूज़ कर दिया और दिल्ली वापस आ गए अधूरी कॉन्फ्रेंस से। मुसलसल इग्नोर वाली पॉलिसी चलाई है। एक पागल आदमी हो ना जिसका जो ईगोइस्ट हो, उसको सबसे बड़ी सज़ा जो दी जा सकती है वो इग्नोर करना है। उसको इग्नोर करते रहे। इसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने भी रियलाइज़ कर लिया, उसने भी अमेरिका को इग्नोर करना शुरू किया। वो चाइना चले गए, चाइना के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर के एग्रीमेंट किए। वो मार्च में भारत आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे फिर यूरोपियन यूनियन ने रियलाइज़ कर लिया। यूरोपियन यूनियन ने फ़ौरन भारत के साथ जाके 20 साल से जो नेगोशिएट हो रहे थे वो ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। यूरोपियन यूनियन ने आज़ादी का ऐलान किया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब हम अमेरिका के कंट्रोल से आज़ाद होना चाहते हैं, हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इस सिलसिले में फ्रांस ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया और इक्काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब $12 बिलियन का यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऐलान किया है फ्रांस ने। और इस तरह यूरोपियन यूनियन अमेरिका के उससे निकल के अमेरिका को सबक हासिल करवा रही थी। यूरोपियन यूनियन के $8 ट्रिलियन के बॉन्ड है ना, वो अमेरिका की मार्केट में है। यूरोपियन यूनियन अब वो बॉन्ड बेचना शुरू कर रही है। 8 ट्रिलियन इज़ ए ह्यूज अमाउंट, अमेरिका को सड़कों पे लाने वाली बात हो जाएगी। कनाडा की तरफ वापस आता हूँ। कनाडा के साथ अमेरिका का पंगा अमेरिका को भारी पड़ रहा है, इसलिए कि छोटा, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा कंट्री है, एरिया वाइज दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है और एक वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ पे ह्यूज मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं। ऑयल रिजर्व्स के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा रिसोर्स है। पोटाश में फर्स्ट है, यूरेनियम में सेकंड है और निकल, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड
दुनिया के 5 टॉप कंट्रीज़ में से आता है। तो कनाडा अमेरिका के साथ, अमेरिका के उससे अलग हो रहा है, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला है। और चाइना जो गए कारनी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कहा कि उसको करना है डील तो कर ले चाइना के साथ, कोई मसला नहीं, फिर हम 100% टैरिफ डालेंगे। Prime Minister Carney is in China. How do you see the deals Canada and China have just signed, trade deals between the two partners? Well, that's okay. That's what he should be doing. I mean, it's a good thing for him to sign a trade deal. If you can get a deal with China, you should do that. और फिर तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है। मसला ये है कि ये टैरिफ को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो होता है ना कि आप किसी और को मारने के चक्कर में, मतलब खड्डा दूसरों के लिए खोद रहे हो, खुद उसमें गिर रहे हो। वैसे ही ये टैरिफ जो है ना, वो अमेरिका को ही भारी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी अमेरिकन सेनेट में या कांग्रेस में पेश की गई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ा है ना, वो 94% अमेरिकन्स पे पड़ा है, अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन पीपल के ऊपर पड़ा है। और खाली 6% उन कंपनियों को पड़ा है जो अमेरिका को सामान भेज रही हैं। टैरिफ सिंपल सी बात है कि आप टैरिफ लगा रहे हैं क्या। एक मिसाल है कि आप 100% कनाडा पे टैरिफ लगा रहे हैं कि कनाडा अमेरिका को कोई एक चीज़ बेच रहा है 100 रुपये की, उस पर आप 100 रुपया ड्यूटी लगा रहे हो। तो वो चीज़ जो अमेरिका की कंपनी को 100 रुपये में पड़ रही थी, वो अब 200 रुपये में पड़ेगी। तो इसका मतलब हर चीज़ जो उस कंपनी से या भारत से या चाइना से या अमेरिका कनाडा से कहीं से भी आ रही है अमेरिका में, वो प्राइस उसकी बढ़ जाती है अमेरिकन पब्लिक के लिए। टैक्स टैरिफ जो दे रहा है वो अमेरिकन कंपनी दे रही है जो मंगवा रही है सामान। तो ये है कि सिंपल सा एक फॉर्मूला है, लेकिन इसने वो पुल जो कनाडा के और अमेरिका के दरमियान था वो जला के रख दिया है। अब एक नई साजिश पे आया हुआ है, वो ये है कि अल्बर्टा जो है ना, वो कनाडा का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है। और अल्बर्टा में कनाडा का 80% ऑयल, दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। 80% ऑयल अल्बर्टा से पैदा होता है। ये अल्बर्टा में कुछ ग्रुप्स हैं जो आज़ादी की बात कर रहे हैं कि हम अल्बर्टा को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। अमेरिका की CIA अब उन ग्रुपों पे काम कर रही है और उन ग्रुपों को वो कर रही है कि तुम लोग अमेरिका की स्टेट बन जाओ, कुछ नहीं तो आज़ाद ही हो जाओ। कनाडा को तोड़ना चाह रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि कनाडा की सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट दो, क्योंकि तुम्हारे US ऑफिशियल्स अल्बर्टा के सेपरेटिस्टों से 3 मीटिंगें कर गए। आज कनाडा वालों को याद आ रहा है कि जब भारत कह रहा था कि तुम हमारी सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट दो, तुम हमारे सेपरेटिस्ट खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो। आज वो खालिस्तानी कहाँ हैं जो कनाडा की धरती पे बैठ के साजिशें कर रहे थे भारत के खिलाफ? आज अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं खड़ रहे? जो भारत के हाई कमीशनों पे, भारत के मिशंस पे, कॉन्सुलेट्स पे, मंदिरों पे अटैक कर रहे थे कनाडा में। उनका देश तो कनाडा है ना, वो तो कनाडा में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कनाडा की वफादारी का गुण गाते हैं। तो आज वो अमेरिका की एम्बेसी कॉन्सुलेट पे हमला क्यों नहीं कर रहे? तो इन खालिस्तानी, आफ्टर ऑल ये खालिस्तानी सिख नहीं है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, पाकिस्तान की ISI के हायर्ड एजेंट हैं। इनका कोई दीन नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई देश नहीं। इनका ईमान, धर्म, देश सब कुछ पैसा है जो कि पाकिस्तान ISI इनको दे रही है। आज कनाडा वालों को ये भी रियलाइज़ करना होगा कि जिन खालिस्तानियों को ये पाल रहा है ना, वो कल को अमेरिका के कहने पे कनाडा के अंदर कयामत ढाएंगे तुम लोगों के लिए। तो यह है कि कनाडा और अमेरिका का मामला बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, फैक्ट ये है कि अमेरिका का हथियार जो ख़रीदता है, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ,
कि अमेरिका का F-16 ले लो, आप F-35 ले लो, कोई मिसाइल ले लो, कोई डिफेंस सिस्टम ले लो, वो अमेरिका जब चाहे इसको रोक सकता है। एक मिसाल है, सऊदी अरब F-35 लेता है, F-10 लेता है, F-16 लेता है, कोई भी चीज़ लेता है, वो अमेरिका की विशेष के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है कि अमेरिका कहेगा कि ईरान पे करो तो कर सकता है, इराक पे करो तो कर सकता है। लेकिन किसी दिन सऊदी अरब ये फैसला कर ले कि मैं इजराइल पे हमला करूं, तो वो चलेंगे नहीं हथियार। सबसे बेभरोसा हथियार हैं अमेरिका और चाइना के, क्योंकि उसका टोटल कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट की कि कनाडा है ना, वो इलीगली अमेरिका के हथियारों को रिफ्यूज़ कर रहा है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट को। 500, 600, 700, 800 जेट्स जो कि दुनिया के ग्रेटेस्ट हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, उनको रिफ्यूज़ करके कनाडा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसलिए हम कनाडा की बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस और एयरक्राफ्ट जो कि कनाडा बना रहा है, उनको हमेशा के लिए कैंसिल कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, कनाडा ने तो रियलाइज़ कर लिया है, लेकिन अब दुनिया को रियलाइज़ करना होगा। अजीज़ दोस्तों, अभी फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का, जो कि काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता रहा है इलेक्शन और इलेक्शन के बाद, उसने एक पोल किया कि दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कौन है। 41% लोगों ने कहा डोनाल्ड ट्रंप, 17% ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग अन, 8% ने कहा कि अली खामेनेई, 8% ने कहा व्लादिमीर पुतिन, 7% ने कहा जी जिनपिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में कोई अमन के लिए ख़तरा नहीं मानता, और 41% कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो सारी इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं ना, वो टोटली एंटी अमेरिका जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, इंडिया, ये अमेरिका के बहुत बड़े अलाइज थे, दोस्त थे। इनको ऑलमोस्ट दुश्मन बना लिया है। ये लोग अब अमेरिका के दुश्मन चाइना के साथ जाके मिल रहे हैं और उसके साथ खड़े हो रहे हैं। डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया है, जो कि डॉलर इस वक्त बिस्तर पे लेटा हुआ है। डॉलर इस वक्त अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। इससे पूछा गया तो इसने कहा कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। डॉलर इस वक्त अपने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, जो अमेरिका की CIA और यूक्रेन के जो जेलेंस्की है उन्होंने मिलकर उड़ा दी थी, उसका अभी भी एक पाइप चालू है, डैमेज नहीं हुआ। उस एक पाइप के ज़रिए 27.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस में भेज सकता हूं तुम लोगों को। जर्मन गवर्नमेंट आज फैसला कर ले और हम कल उसका नलका खोल देंगे, लेकिन तुम लोग इसलिए मना कर रहे हो कि वॉशिंगटन ने तुम लोगों को भड़काया हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन तुम्हारा दुश्मन है। यूरोप के जीनियसिस को कंप्लीटली, जो ये रशिया की चीपेस्ट गैस है उसको बैन करना आपके अपने लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आप उसके बदले में सबसे दुनिया की महंगी गैस खरीद रहे हो अमेरिका से। तो अमेरिका अपने प्रॉफिट के लिए आपसे ये सारे बैन करवा रहा है, जबकि अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीद रहा है। तो वो एम्बार्गो कहाँ है? तो आप लोगों को फैसला करना होगा। तो यूरोपियन यूनियन को भी अब फैसला करना होगा कि ये आदमी इनके लिए ख़तरा है। ये खुद कहता है कि मैं एक डिक्टेटर हूँ, और समटाइम्स यू नीड ए डिक्टेटर। डेवोस में इसने पब्लिकली स्पीच में कहा कि मैं एक डिक्टेटर हूँ। इसको कल किसी ने कोई रिकॉर्ड कर रहा था, ये प्लेन के दरवाजे पे खड़ा था, किसी सेनेटर या किसी से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि मुझे
नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम योंग अन की तरह बनना है। जब किम योंग अन खड़ा होकर स्पीच कर रहा होता है तो हॉल में बैठे सारे मिलिट्री ऑफिसर, सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं और उसको वाह वाह कर रहे होते हैं। जबकि मैं कुछ बोलता हूं तो लोग मेरे मीम बनाते हैं और मेरे खिलाफ बातें करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो दुनिया के लिए तो खतरा है ही है, अमेरिका के लिए खतरा है। इसने ईरान के हज़ारों लोगों को मरवा दिया प्रोटेस्ट करवा के कि प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो, और अपनी मदद नहीं भेज सका। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की आर्मी भी तैयार नहीं है ईरान में घुसने के लिए। एयर स्ट्राइक कर लेंगे, लेकिन इतने बड़े ईरान का आप एयर स्ट्राइक से क्या हासिल कर लोगे? इतना सा गजा है, 2 मिलियन की पॉपुलेशन है, चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। पिछले 2.5 साल से इजराइल उस पर एयर स्ट्राइक्स भी कर रहा है, ग्राउंड फोर्सेस भी कर रहा है। अभी भी 2 मिलियन से पॉपुलेशन बढ़ी है, घटी नहीं है। अभी भी मान रहे हैं ये खुद ही कि हमास डिसआर्म नहीं हुई, हमास एक्टिव है, हमास खतरा है, वगैरह वगैरह। ईरान में कैसे जाएंगे? ईरान के लिए इनको ये टट्टू मिला है। ये मैं आपको क्या बताऊं। ये शाह ईरान का बेटा 1979 में अमेरिका में बैठा है, जब ईरान में रिवॉल्यूशन आया। तब से ये अमेरिका की लाइफ एंजॉय कर रहा है 48 साल से। आज इसको पेट में दर्द हो रहा है मेरे ईरानियों के लिए। ये इजराइल की चापलूसी अमेरिका के मतलब उठाने में ये शहबाज शरीफ से भी 2 हाथ आगे है। ये इजराइल की वो दीवार है ना, जहाँ पे खड़े होकर यहूदी दुआ मांगते हैं और रोते हैं, और दीवारें गरिया कहते हैं उर्दू में उसको। उस दीवार पे भी चला गया, वहां पे भी यहूदियों की टोपी पहन के चला गया। मुझे कल मौका मिलेगा, मैं भी जाने को तैयार हूं। मुझे यहूदियों से कोई मसला नहीं, मैं इसकी मेंटेलिटी बता रहा हूं। आप इस पे खेल रहे हैं। ईरान में बेशक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, स्टिल ईरान के लोग रिलीजियस हैं। रिपोर्टें आ रही हैं कि 2 मिलियन ईरानी एथेइस्ट हो गए हैं। ईरान की पॉपुलेशन तो देखो भाई, 2 मिलियन से क्या होता है। ईरान में आज भी मेजॉरिटी हार्ड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट मुस्लिम हैं। ईरान में आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहूदियों से नफरत करती है, इजराइल से नफरत करती है। जिस तरह पाकिस्तान में 77 साल से यहूदी नफरत का चूरन बेचा गया, इसी तरह ईरान में भी बेचा गया है। ये भाई साहब ये चीज़ें करके कुछ नहीं कर सकते भाई। ये कह रहा है मैं ईरान में जाऊंगा, ईरान का चीफ बनूंगा, तो सबसे पहले मैं इजराइल को रिकॉग्नाइज करूंगा और अब्राहम अकॉर्ड साइन करूंगा। इन चीज़ों से तुम कभी भी नहीं बन सकते। इन चीज़ों से तुम अमेरिका इजराइल को खुश कर सकते हो कि हमला करो। अमेरिका इजराइल कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं, इस तरह हमला नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। To all of our friends around the world, under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran. It is the Iran that existed before the Islamic Republic, and it is the Iran that will rise again from its ashes the day the Islamic Republic falls. So let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. A free Iran will work with regional and global partners to confront terrorism, organized crime, drug trafficking, and extremist Islamism. Iran will act as a friend and a stabilizing force in the region, and it will be a responsible partner in global security. In diplomacy,
relations with the United States will be normalized, and our friendship with America and her people will be restored. The State of Israel will be recognized immediately. We will pursue the expansion of the Abraham Accords into the Cyrus Accords, bringing together a free Iran, Israel, and the Arab world. A new chapter will begin, grounded in mutual recognition, sovereignty, and national interest. In energy, Iran holds some of the largest oil and gas reserves in the world. A free Iran will become a reliable energy supplier to the free world. Policymaking will be transparent. Iran's actions will be responsible. Prices will be predictable. In transparency and governance, Iran will adopt and enforce international standards. Money laundering will be confronted. Organized corruption will be dismantled. Public institutions will answer to the people. In the economy, Iran is one of the world's last great untapped markets. Our population is educated, modern, with a diaspora that connects it to the four corners of the world. A democratic Iran will open its economy to trade, investment, and innovation, and Iran will seek to invest in the world. Opportunity will replace isolation. This is not an abstract vision. It is a practical one, grounded in national interest, stability, and cooperation. To achieve this, now is the time to stand with the Iranian people. The fall of the Islamic Republic and the establishment of a secular, democratic government in Iran will not only restore dignity to my people, it will benefit the region and the world. A free Iran will be a force for peace, for prosperity, and